हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारे फिजिक्स में एक चैप्टर बाकी रह गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चैप्टर आपके वैसे जो अभी एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के एंड के अंदर, जो आपका 4th कसौटी एग्जाम है गुजरात बोर्ड से, उस एग्जाम के लिए ये चैप्टर हमारा उस एग्जाम में आ रहा है। वैसे हमारे फिजिक्स के जो 5 चैप्टर में से 4 हमने कवर कर लिए हैं और ये लास्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी बातें नहीं है। अभी के लेवल के लिए आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जो सारा काम का दुनिया में आजकल आप देख रहे हो ना बेटा, वो एक इसी चीज़ पे टिकी, वो है एनर्जी। एनर्जी को हम किस तरह से, मतलब आप जानते हैं कि लॉ ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने 9th के अंदर भी पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम एक फॉर्म से दूसरी किसी अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वही काम हम यहाँ पे करते हैं कि डिफरेंट तरह के एनर्जी सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। और आप अगर आगे जाके जब इंजीनियरिंग में ब्रांचेज इंजीनियरिंग करते हैं उसमें अगर आप ब्रांचेस देखेंगे तो इसके ऊपर सेपरेटली ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेकर, और बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है। मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी के, मैंने आपको कल डाउट क्लास के अंदर बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी के मेन 3 जो प्रोसेस है, जैसे कि पहला इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है कि जहाँ पर हम पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है जो कि हाई टेंशन लाइन से होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 3 तरह के मेन स्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। अब जो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, वो ये चीज यहाँ से हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, या फिर आप मेन जो एनर्जी हमारी आज की तारीख के अंदर है वो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर आप देखें तो उस एनर्जी का जनरेशन हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट और कुछ चीज़ें जो अच्छी है इसके अंदर हम बात समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर, तो पावर प्लांट आपने कभी सुना होगा कि एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, ठीक है ना। अब उन वेरियस पावर प्लांट से हम एनर्जी को किस तरह जनरेट करते हैं उसकी पहले चर्चा हम कर लेते हैं। उससे पहले जो 2-3 बातें हैं वो है कि भाई एनर्जी को जनरेट करने के लिए मेन चीज आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के तौर पर आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए कोई, ठीक है ना, फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के लिए हम बोले तो सबसे पहली जो चीज हमें लिखनी चाहिए इंट्रोडक्शन के तौर पर, वो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहली बात कि कोई सोर्स, कोई भी जो चीज है, कोई भी फ्यूल है जो रॉ मटेरियल है, या फिर वो किस तरह से अच्छा फ्यूल हो सकता है, वो अच्छा फ्यूल है कि नहीं है, ये हमको पता कैसे चले, उसकी हम बात करते हैं पहले। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं, थ्योरी का पार्ट है, कुछ भी न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अच्छा एनर्जी सोर्स क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं कि भाई एक अच्छा सोर्स किसे कहा जाता है, उसकी हम पहले बात करते हैं। देखो अब अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, पहला पॉइंट आप देखिए कि अच्छा सोर्स वो हो, सबसे पहली बात कि जो इजी टू अवेलेबल। भाई आपको अगर कोई चीज इजी से अवेलेबल, मतलब रॉ मटेरियल अब हमको चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है तो बेटा एक घर के लिए तो हमको करना नहीं, हमको पूरी सिटी के लिए करना है, एक स्टेट के लिए करना है, पूरी कंट्री के लिए करना है। सो उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए आपको जो रॉ मटेरियल काम में आएंगे, वो रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और आप सपोज करो कि आपने ऐसी जगह पे प्लांट इंस्टॉल किया है जहां से जो रॉ मटेरियल है वो बहुत दूर है, ठीक है ना, तो वहां से उस रॉ मटेरियल को लाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप लिखते जाइए, मैं पॉइंट आपको लिखवाता हूं, ठीक है ना। सबसे पहली जो बात है वो है इजी टू एक्सेसिबल और इजी टू अवेलेबल, ठीक है ना, लिखते जाइए पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू एक्सेसिबल और इजी टू अवेलेबल, ठीक है। दूसरी बात कि इजी टू अवेलेबल अगर हमको हुआ और सपोज कि वो किसी और डिस्टेंस पे है थोड़ी बहुत, तो उसको स्टोर करने के लिए, अब इजी टू अवेलेबल हमको हुआ, उसके बाद उस फ्यूल को, उस रॉ मटेरियल को स्टोर भी किसी जगह पे करना पड़ेगा, तो स्टोर करने में भी इजी हो। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे कोई बहुत ज्यादा हाई मटेरियल्स है जिनको इजी करना, जिनको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देख रहे हैं। तो पहले तो ये है कि इजी टू अवेलेबल हो। दूसरी चीज क्या है कि हमको स्टोर करने में और उसका अगर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए इजी रहे, ठीक है ना। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर ऑल्सो। और दूसरी बात करें, सबसे जो मेन चीज है, तीसरा पॉइंट वो आता है इकोनॉमिकल हो। भाई पैसे का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि जो फ्यूल हम लगा रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा हमको। तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अच्छे फ्यूल को किस तरह का, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हमको फ्यूल या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो आप लिखते जाइए पॉइंट इसके अंदर। पहला फटाफट थ्योरी का पार्ट है तो आप फटाफट लिखते जाइए, ठीक है ना।
मैं लिखवा देता हूं आपको। सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर पहला लिखिए कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। ये इस टॉपिक को आप ऐसे स्ट्रेस करके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, किसी भी गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो लिखिए, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बी इजी टू अवेलेबल, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए वो, ठीक है, या एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा है बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको स्टोर करना और अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट भी करना पड़े थोड़ी डिस्टेंस पे तो वो भी इजीली हो जाए। तीसरा है जो मेन पार्ट वो है इकोनॉमिकल। और फोर्थ जो चीज है ना वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिखिए उस पॉइंट को आप, which would लिखिए which would do a large amount of work, which would do a large amount of work per unit volume or mass, which would do large amount of work per unit volume or mass। अब इसको आप एक तरह से, अब ये चीज क्या है आप समझिए कि भाई आपने फ्यूल जो लिया, जो आपने रॉ मटेरियल लिया पावर प्लांट को चलाने के लिए, उस रॉ मटेरियल को आपने इजी टू एक्सेसिबल मान लिया कि भाई वो अवेलेबल हो जा रहा है आराम से, उसको स्टोर करने में कोई तकलीफ नहीं है, वो इकोनॉमिकल भी है, हमारे बजट में भी है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये चीज है कि सबसे मेन चीज जो है कि वो एनर्जी कंजप्शन कितना दे रहा है। भाई हमको क्या करना है, कुल मिला के जो सारे पावर प्लांट है ना, मैं उसको आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, कुल मिला के आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। अब आप लोग याद कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में क्या डिवाइस थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने दो तरह के डिवाइसेस पढ़ी है, मोटर एंड जनरेटर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की बात भी हमने कल की थी। तो जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। हम क्या करते हैं, उसके इनपुट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, और वो आउटपुट के अंदर हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एसी या डीसी जो भी हमको चाहिए, मेनली एसी का ही काम उसका, एसी प्रोड्यूस करता है। सो हमको कुल मिला के अगर हम अल्टरनेटर जो है, जो इसका ये क्या कहते हैं इसको, जनरेटर है, इस जनरेटर को अगर आप मैकेनिकल पावर किस तरह से प्रोवाइड कर पाए, मतलब इसकी जो शेफ्ट है उसको आप अगर मूव करवा पाए तो आपको आउटपुट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। अब जितने भी तरह के डिफरेंट सोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर, वो सारे सोर्सेज का बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा। सभी का अलग अलग काम है, सभी का, ठीक है ना, सभी का अलग अलग प्रिंसिपल है, लेकिन वो सारे मिलके क्या काम करेंगे, वो जनरेटर की जो शाफ्ट है, ठीक है ना, उस शाफ्ट को मूव करवाएंगे, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस देंगे जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ रही? तो फाइनल स्टेज हमेशा वहां पे जाके आपको मिलेगी। अब बात है कि हमको, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हमारा पहला पावर प्लांट है फॉसिल फ्यूल के अंदर। अब आपने सुना होगा कि भाई कोयले से, हम कोल से है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब उसका मैं आपको बेसिक तरीका बताऊं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना कि हाई कैलोरीफिक वैल्यूज को बोलते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जितनी हम उसको अगर हीट करें, उसको बर्न करें कोल को, तो हमको एक अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, हीट अच्छी अमाउंट में मिले, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा इसके अंदर। आप ये जो होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या चीज होती है, बॉयलर के अंदर आप ऐसे मानिए कि बहुत बड़े बड़े बॉयलर, आप मानिए कि आपके मकान की जितने बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है ना, 3 से 4 माले की मकान होती है ना, उतने बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। अब बॉयलर्स क्या करते हैं आप देखिए, बॉयलर्स के अंदर क्या चीज है, बॉयलर्स के अंदर वाटर की ट्यूब्स लगी होती है। अब देखो एक चीज जो है, सबसे पहले यहां से फ्यूल का इनलेट है, फ्यूल इनलेट का भी कुछ डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको। फ्यूल इनलेट का मतलब है कि भाई जो हमको रॉ मटेरियल फ्यूल देना है, जैसे कोल है, तो कोल को हम यहां से फायर, मतलब यहां से हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो इनपुट फॉर कोल ही है, ठीक है, ये कोल का आप एक तरह से कह सकते हैं इनपुट है, सही बात। अब हम क्या करते हैं कि वाटर की हमने इसके अंदर ट्यूब्स लगा रखी होती है, यहां से हम वाटर का इनलेट देते हैं, वाटर इनपुट, यहां से वाटर का इनपुट दे रहे हैं। अब वाटर की ट्यूब्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आप सोचिए कि आपको मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर क्या करेगा, अगर आपको वाटर को हम अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, 100 डिग्री पे आएगा तो स्टीम बन जाएगा। अगर हम 100 से भी बहुत ज्यादा डिग्री पे उसको अगर गर्म करें तो स्टीम तो बनेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को राइज करोगे उतनी ज्यादा आप देखिए स्टीम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। आपने घर के अंदर प्रेशर कुकर काम में लिया है, किचन के अंदर, ठीक है ना, आप देखिए कि जब आप वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, आप एक नॉर्मल किसी भी बर्तन के अंदर लेके उसको गर्म कीजिए पानी को, तो स्टीम बन जाएगा, धीरे 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 करके वो निकल जाएगा। लेकिन जब आप उसको प्रेशर कुकर में डालकर पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम तो वही बन रही है, लेकिन उस स्टीम की धीरे धीरे एनर्जी, क्योंकि वो किसी जगह से उसको आउटलेट नहीं मिलता है, तो उसकी एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अब उसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज्यादा आती है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। उस एनर्जी का काम हम जो है वो जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने में लेते हैं। क्लियर चीज ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर किस तरह से, आप मानिए कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन है सभी का, ठीक है, मैं आपको सिर्फ नॉर्मल समझा रहा हूँ। इस तरह से आप समझिए कि वाटर की ट्यूब्स लगी होती है, ठीक है, अलग अलग तरह का, हर जगह पे
अब आप समझते हैं ना कि क्रिएटिविटी लोगों की बहुत ज्यादा है, तो हर लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। अब यहां से आप समझिए कि जो स्टीम है, अब यहां से जो स्टीम निकलेगी उस स्टीम का ये आउटलेट है, ठीक है ना। स्टीम के आउटलेट से क्या होगा, अब देखिए मैं आपको यहां तक सुना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, कोल। अब कोल को हम फायर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कोल के अंदर ये कोल यहाँ पर, अब कोल जो होता है कोयला, उसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है ना कि आप समझिए कि कोयले की जितना ज्यादा आप समझिए कि सरफेस एरिया होता है ना, उतना उसकी हीट इफिशियंसी कम होती है, तो उसको हम जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक हम कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म के अंदर बिल्कुल आप बोल सकते हैं। फिर हम उसको हीट करवाते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर बेटा है ना 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे इन बॉयलर्स के अंदर एवरेजली आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन वाटर ट्यूब्स के अंदर क्या चीज है, वाटर है, ठीक है ना। अब ये वाटर आप सोचिए कि इनको जब 1000 डिग्री 1500 डिग्री इतना टेम्परेचर इनको मिलेगा बेटा, तो ये वाटर फटाक से स्टीम तो बन जाएगा, लेकिन स्टीम बनने के बाद इसके पास में एक अच्छी वेलोसिटी और एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हाँ समझ रही, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो स्टीम है, इस स्टीम को हमें आप मान लीजिए कि फैन समझ लीजिए, ऐसा कोई फैन। अब फैन किस तरह से बना हुआ है, ये मैंने फैन जो बनाया ना वो ऐसे बनाया। कैसे आपको समझाऊं कि फैन के ऊपर जैसे कि इसको बोलते हैं, अब देखिए ये क्या करता है, अब इसमें फिन्स कैसे लगे हो, जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए शाफ्ट ऐसे होती है, अब इसके ऊपर इस तरह से फिन लगे होंगे, पंखे होते हैं ना एक तरह से, ठीक है ना। ऐसा कोई आपने फैन कभी देखा भी हो, ऐसे 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 इसके ऊपर फिन्स लगे हो, बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं। अब जो स्टीम है, स्टीम जो है वो स्टीम, और इसकी जो शाफ्ट है अगली आउटपुट वाली शाफ्ट, वो किस पे लगी होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके ऊपर लगी होती है। अब इसका आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के इनपुट पे आता है। भाई स्टीम जो है, स्टीम हाई प्रेशर से इसके जो फिन्स है, इसके पंखे उसको घुमाएगा, तो ये चीज घूमेगी। अब ये रोटेशन इतना ज्यादा, स्टीम की आप सोचिए ना कि इतने टेम्परेचर के ऊपर उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, और वो बहुत अच्छी स्पीड और एनर्जी से इसको रोटेट करती है। जब ये रोटेट होता है तो इसके रोटेशन से हमको मैकेनिकल एनर्जी जो मिल जा रही है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर के इनपुट के अंदर देते हैं। ये जो काम है ना, ये सारे पावर प्लांट और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बाद में यहाँ हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सारे के सारे पावर प्लांट के लिए कॉमन है, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो या रिन्यूएबल सोर्सेज हो, सभी के लिए ये चीज कॉमन है सभी का। देखो अब यहाँ पे ये थर्मल पावर प्लांट है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम वाटर को कोल के द्वारा हीट करते हैं, फॉसिल फ्यूल के द्वारा हम इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं, उसको स्टीम बनाते हैं, स्टीम के पास एक अच्छी एनर्जी आती है, उस एनर्जी से वो इसको रोटेट करता है। इसको रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर को हमको इनपुट पावर मिलती है, और इनपुट पावर मैकेनिकल पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये बाकी सारे पावर प्लांट का कॉमन मेथड है। अब हर पावर प्लांट के अंदर अलग अलग मेथड, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वाटर होगा, वाटर से हम इसको घुमाएंगे। वाटर से कैसे घुमाएंगे, डैम वगैरह आपने देखे ना। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता है कि डैम वगैरह में आप सोचिए, आपने बहुत तरह की मूवीज भी इस पे देखी होगी कि डैम के ऊपर आप फिन्स इस तरह से लगे हुए हैं, तो पानी को हम बहुत अच्छी हाइट से और बहुत अमाउंट के अंदर वाटर को हम इसके ऊपर फ्लो कराते हैं। तो ये वाला फैन फिर से घूमेगा, फैन घूमेगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है ना। हर तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी सेम चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन से एक बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, वाटर को स्टीम में बदलती है, सेम प्रोसेस। स्टीम में बदलने के बाद वो हाई वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो है वो इसको रोटेट करता है, ये रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर को, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। सारे के सारे यही काम करते हैं, ठीक है ना। विंड पावर प्लांट आपने देखे ना, बड़े बड़े विंड माइल्स लगे होते हैं, उनका भी यही सेम ही काम है। विंड माइल्स क्या करते हैं, वो तो सीधा ही घूम रहे हैं, तो सीधा सीधा वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को मैकेनिकल पावर दे रहा है, मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, ठीक है ना। बहुत सारे के सारे पावर प्लांट का बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है, ठीक है। अब आपको मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है कि एक अच्छी वर्क एफिशिएंसी उसकी होनी चाहिए, उसके लिए क्या है कि क्या, तो उसके लिए इसकी जो आप हीट बोले ना कि इसको अपन जितना ज्यादा बर्न करें तो ये स्मोक कम से कम दे, ठीक है ना। इसकी हीट एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, ये इसका फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है। जैसे लिखा है ना, विच वुड डू अ वर्क लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, ठीक है ना। तो हम जितना उसका वॉल्यूम और मास काम में ले रहे हैं, उससे हमको अच्छे अमाउंट ऑफ वर्क मिले, वर्क मतलब एनर्जी मिले, और उस एनर्जी को हम आगे जनरेटर को घुमाने में काम मिले। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये चार तरह के अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक है, और भी बहुत सारे आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड में भी आता है, ध्यान रखा करें कि फॉसिल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी भी तरह के गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, चार पांच आप जितने बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम इंट्रोडक्शन के तौर पर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे एक पावर प्लांट को एक्सप्लेन भी करेंगे। अब आगे बात करते हैं रिन्यूएबल
और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये क्या चीज होती है समझिए, देखिए बेटा, जिस तरह हमने अभी बात की कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमने कोल को बंद किया, कोल को बंद करके उसने एक अच्छी हीट हमको प्रोवाइड दी, हीट हमको दी, उस हीट से हमने स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम से आगे हमने काम किया, ठीक है ना। अब जो कोल वो बर्न हो चुका है, ठीक है ना, उस बर्न होने के बाद वो क्या राख बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या फिर से आप उस जो आपको प्रेसिपिटेट मिला है, जो आपको राख मिली है, क्या आप फिर से उसको काम में मतलब फिर से काम में ले सकते हो? नहीं, उसका क्या काम है, वो अब आपको फिर से हीट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ फॉसिल फ्यूल्स या ऐसे सोर्सेज, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स या ऐसे कोई भी फ्यूल जो कि हमको फिर से रीयूज में नहीं आते, ठीक है ना, जिनको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं, जैसे आप कोई भी तरह की नेचुरल गैसेस की बात करें, ठीक है ना, पेट्रोलियम वगैरह की, पेट्रोलियम गाड़ी हम कार वगैरह में काम में लेते हैं एनर्जी के लिए। अब क्या वो पेट्रोलियम फिर से काम में आता है? वो तो एग्जॉस्ट गैस के तौर पर बाहर निकल गया ना, ठीक है बेटा, तो वो फिर से पेट्रोलियम काम में थोड़ी आएगा। आप उसका रिवर्स प्रोसेस थोड़ी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट चीजें है ना बेटा। तो ऐसे सोर्सेज एनर्जी के, ऐसे फ्यूल जिनको हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनका रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल क्या है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है, आप समझिए, नेचुरल गैसेस हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर आती है। अब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? जैसे कि सोलर एनर्जी सुना आपने, सोलर एनर्जी की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें। अब हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर ऐसा नहीं, मैंने बोला कि ये जो फैन था, इसको हमने रोटेट किया, ऊपर से वाटर आ रहा है, इसको रोटेट किया, इसने जनरेटर को एनर्जी दी। अब इसको रोटेट किया तो वो वाटर खराब थोड़ी हो गया, उस पानी को फिर से रीयूज में लेते हैं, ठीक है ना, फिर से जनरेटर को रोटेट करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डैम ऐसे देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, जो डैम रिवर्स का काम भी करते हैं। मतलब यहाँ से जब हम वाटर को उधर फ्लो करवा रहे हैं, तभी ये घूम रहा है टरबाइन, और ये टरबाइन एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर को, इनपुट दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी, और फिर से जब उधर से वापस इधर करेंगे तब भी ये रिवर्स प्रोसेस के अंदर घूमता है। तो हमको दोनों तरह से एनर्जी मिल रही है। वाटर का तो क्या खराब हो रहा है बेटा, बताओ, वो तो एक ही जगह पे रहेगा ना। तो ऐसी एनर्जी सोर्सेज जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है ना। इनमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशन से आपको समझ में आता है कि जो चीज हम मतलब आप समझिए कि बहुत सारे एंशिएंट टाइम से हम काम में लेते आ रहे हैं, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है ना, जिनको हम बहुत टाइम से काम में लेते आ रहे हैं। जैसे कि आप बात करें फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो पहला तो मेन तो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है? पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैसेस वगैरह, ये सारे फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर, पहला लिख लीजिएगा फॉसिल फ्यूल। सबसे पहला जो कन्वेंशनल सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, इसके अंदर पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड कोल वगैरह की ये सारी बातें हम करते हैं। और ये सारे सोर्सेज कैसे फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये जो सोर्सेज है ना, ये भले ही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ हमको एनर्जी देते हैं। हमको जो इनका जो आउटपुट मिलता है ना, इसके जितना हम इनपुट देते हैं उससे जितना आउटपुट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आप हमने बात की कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की, उसकी जो इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी का मतलब समझते हो कि भाई आपने 100 रुपए का बिजनेस लगाया, आपको 100 में से अगर 200 रुपए मिल रहे हैं, तो आपकी इफिशियंसी अच्छी है, 100% का आपने बिजनेस किया। लेकिन उससे आपको कम मिल रहा है, तो आउटपुट में अगर कम मिल रहा है, इनपुट ज्यादा दिया, इट मीन्स कि आपका लॉस हो रहा है। तो एनर्जी के केस में ऐसा ही है, हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि हमको आउटपुट के अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिले, ठीक है ना, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हमको एनर्जी मिले। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर आप ऐसे मानिए कि 70% के अराउंड, 75% के अराउंड हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। आपने कोल बर्न किया सपोज 100%, तो हमको 75% के अराउंड, ऐसे मत कहना सर 100 से उससे ज्यादा होगा, नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। वो एनर्जी की हम बात करें, भाई वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट वैसे भी तो देगा। अब जो वो कोल बर्न हुआ तो वो गैसेस वगैरह में कन्वर्ट भी तो होगा, तो एनर्जी एक फॉर्म से अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन उसकी मैक्सिमम जो कोल की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारी काम में आ जाती है। क्लियर, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल की सबसे अच्छी बात ये कि उनकी जो इफिशियंसी क्या है ना, वो बहुत अच्छी, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो हमने दूसरा जो हमने बात की वो है, हमने पहली बात कर ली है, ठीक है, आपको भी समझा दिया मैंने ये क्या होता है, ठीक है। हम
कोल के द्वारा या कोयले के द्वारा या किसी और अदर फॉसिल फ्यूल से हम उसको बर्न करते हैं और कोल को बर्न करके हम स्टीम में वाटर को कन्वर्ट करके आगे का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट समझा दिया आपको कि वाटर के जहां पर आप देखिए। अब थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो इसकी बात करें तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है। तो पहली बात तो एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज सबसे पहला तो ये है कि फ्यूल इनकी जो एफिशिएंसी होती है सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। आप जितने भी तरह के कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज देखेंगे ना, सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक इसी की है। और मैक्सिमम इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में आप जनरेशन बोले इलेक्ट्रिसिटी का वो इसी से हो रहा है। 70% आप 60 से 70% वर्ल्ड की आप इलेक्ट्रिसिटी बोले या फिर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बोले, सभी का जनरेशन मेनली इसी से होता है, ठीक है ना। कोल के पावर प्लांट ही है सारे, बाकी के जो 30% बचा ना वो हाइड्रो पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल, ये सारे सोर्सेज कवर करते हैं, सारा कुछ मिलकर, ठीक है। सो अब इनके एडवांटेजेस क्या है, पहला तो इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। दूसरा, अब इनकी डिसएडवांटेज की बात करें, आप सोच के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहली बात तो जहां पे कोल अवेलेबल होता है हम वहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोयला किसी और स्टेट में हो रहा है, आप किसी और स्टेट के अंदर थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हो तो वो उस जगह पे लगेंगे जहां पे हमको कोल या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो पहला इसका ये। दूसरी बात ये कि इसकी जो एक्सपेंसिव जो इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा होती है, हाई एक्सपेंसिव इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बात करें तो इसके लिए भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कैसे कि आपको डैम बनाना पड़ेगा। हम वाटर को रिजर्वायर के तौर पर काम में लेते हैं, उस वाटर को ही तो हम मतलब रोटेट करवाने के लिए काम में लेते हैं, जनरेटर को हम घुमाने के लिए काम में लेते हैं। अब वो डैम वगैरह आपने देखे ना, डैम कितने बड़े बेटा होते हैं, ठीक है। अब डैम का कंस्ट्रक्शन ऐसे कोई इजी बात नहीं है। पहली बात तो उनको हिली एरिया पे किया जाता है, ठीक है ना। और जहां पे वाटर ज्यादा है वहीं पे उनको इंस्टॉल किया जाएगा, ऐसा तो नहीं जहां पे वाटर नहीं वहां पे इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, डैम जो है वो डैम की चीजें आपने सुना भी होगा, डैम के नाम से क्लियर है कि वो बहुत डेंजरस चीज है। अगर आप समझिए कि किसी भी फ्लड वगैरह से अगर वो डैम टूट जाता है तो आप समझिए कि बहुत सारी आबादी जो है वो मिट जाती है, वो बहुत सारी जमीन को लेके चला जाता है, ठीक है। तो डैम को कंस्ट्रक्ट करना पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और बहुत एक्सपेंसिव तो है, और जहां पे वाटर वगैरह होता है। दूसरी बात कि जितना डैम छोटा मोटा होता नहीं, अब जितना बड़ा डैम होता है तो वहां की जो लैंड है वो तो अब काम में नहीं आएगी, वहां तो सिर्फ वाटर ही है, ठीक है ना। तो वहां पे ना तो वो रहने के लायक है, और वहां पे जो एनिमल्स वगैरह है, ठीक है ना, जो वाटर के हमारे जीव है वो सारे भी मतलब उनको भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। उनको भी आप समझते कैसे, क्योंकि हम बार बार उनको यूज में लेंगे, ठीक है। तो कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये भी थर्मल के बाद में सबसे अच्छी एफिशिएंसी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बहुत अच्छे पावर प्लांट्स हमारे लगे हुए इंडिया के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट्स के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जो पावर प्लांट है हमारा, इसके लिमिटेशन वगैरह, उसके बाद है बायोमास। बायोमास आपने अब तक शायद नहीं सुना हो। बायोमास का मतलब आप ये समझिए कि जो प्लांट्स वगैरह आप जब उनके जो रेजिड्यू वगैरह है या फिर आप एनिमल्स के आप जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं कि बायोमास की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनमें दिक्कत क्या है, बायोमास समझिए आप, इनसे दिक्कत क्या है कि इनको हम हीट करते हैं, इनको जब गर्म करते हैं इनसे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर स्मोक मिलती है, स्मोक ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। और उनको गैसेज ज्यादा मिलती है और जो हमारी हीट है वो कम मिलती है। इसलिए बायोमास का हम बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेते, लेकिन कुछ जगह पे इसका अच्छा काम में आता है, ठीक है। बायोमास के अंदर उसके बाद बायोगैस भी आपने सुना होगा, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो गाय के गोबर वगैरह जो होते हैं उन गोबर से हम पावर प्लांट बनाते हैं। जैसे कि आप मानिए कि जो रूरल जो एरियाज है, ठीक है ना, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी वगैरह नहीं है, सोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वहां पे इस तरह के पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना इजी होता है, क्योंकि वहां पे प्लांट्स के रेजिड्यू वगैरह है और एनिमल के प्रोडक्ट वगैरह ये हमको मिल जाते हैं आसानी से, तो उनसे आप पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी काफी कम होती है, ठीक है। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस पावर प्लांट को किस तरह कवर करेंगे। अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद जो पावर प्लांट हम बात करते हैं, विंड पावर प्लांट की बात करें तो विंड, सोलर पावर प्लांट हो गया, ये सारे ओशियन पावर प्लांट वगैरह ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, लेकिन विंड को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जो आप समझिए कि जैसे हवा चलती है, विंड चलती है ना बेटा, वो हर जगह पे कांस्टेंट रेट से चलती नहीं, ठीक है ना। आज हवा है कल नहीं, तो जब हवा आएगी तभी तो वो विंड माइल जो है रोटेट करेगी हमको एनर्जी मिलेगी। जहां पे तो ये जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहां पर मिनिमम विंड की एवरेज रनिंग होती है ना, वहीं पे ऐसे पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाता है। और विंड पावर प्लांट की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है और उनकी एफिशिएंसी भी कुछ ज्यादा खास नहीं होती। तो आपने देखा होगा विंड माइल्स बहुत ज्यादा मतलब आप अमाउंट के अंदर लगी होती है, ठीक है ना। आप देखिए कंटिन्यूसली आप किसी जगह में बाहर गए हो तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे, तो वो जो एक पावर प्लांट जो एक विंड माइल होती है ना, वो काफी लार्ज अमाउंट के, वो काफी बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी इनपुट है, आउटपुट है, वो काफी लो होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक जो भी आप लिखना चाहें,
ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, हम वहां से भी लिखेंगे इसको पूरा। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।